So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of S block. लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2, ठीक है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी और हम लोग अभी टूवर्ड्स एंड आ गए, ग्रुप 2 के टूवर्ड्स एंड की तरफ आ गए. तो हमें पढ़ना है अनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट दैट कि ये कुछ चीज़ें, मतलब लास्ट कुछ चीज़ें हम लोग ओपी टंडन से देख लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा इलाबरेट किया गया, ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया है. फिर हम लोग आके इसमें कंपाउंड्स वगैरह हम लोग देख लेंगे, ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन टू द ओपीटी पार्ट जो मैंने इस यहाँ पे अटैच किया है तुम्हारे लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हो, ये कुछ मिनरल्स हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए. मैंने मेटलर्जी में भी बताया था. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बेरिलियम का मिनरल जो है बेरिल है, इसका नाम याद रख लेना बेरिल, और फॉर्मूला 3BeO.Al2O3.6SiO2, ठीक है, राइट. बाकी मैग्नीशियम के लिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट. कैल्शियम के लिए ये सब पढ़ चुके हैं. शायद कुछ नया जो मुझे दिख रहा है वो है एनहाइड्राइड दिख रहा है. जिप्सम ये होता है और एनहाइड्राइड होता है. 2H2 को हटा दो जिप्सम से, ठीक है, राइट. बेरियम मैंने बताया था, मेटलर्जी में बताया था, बेराइट्स और हेवी स्पार उसको बोलते हैं BaSO4. एंड रेडियम के लिए पिच ब्लेंड एक इंपॉर्टेंट है. पिच ब्लेंड दे आर द मिनरल्स ऑफ यूरेनियम कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ रेडियम. तो पिच ब्लेंड, रेडियम इज प्रेजेंट इन पिच ब्लेंड, समझे क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है, रेडियम इज प्रेजेंट इन पिच ब्लेंड. पिच ब्लेंड इज अ मिनरल ऑफ यूरेनियम विच हैज गॉट माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ रेडियम, ठीक है. तो ये सारी चीजें पढ़ लेना. ओपी टंडन से मैं जो पार्ट पढ़ा रहा हूं बस वही पार्ट पढ़ना, अपने मन से ना पढ़ना. मैंने जैसे एनसीईआरटी पढ़ाया है उस तरह से ही पढ़ना और नोट्स पढ़ना जो मैंने नोट्स दिए हैं, क्योंकि ओपी टंडन से पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा है. सो आई हैव कंसिडर ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग्स. हाँ, तो अनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, तो जैसा हम जानते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप शोज व्हाट अनॉमलस बिहेवियर. तो बेरिलियम इज मच लेस अबंडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाउएवर द बिग क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल बेरिल 3BeO.Al2O3.SiO2, ठीक है ना. देख सकते हो ना यहाँ पे, या तो पूरा फॉर्मूला याद कर लो एक बार में, या फिर इसको जो पार्ट्स में दिया गया इस तरह से देख लो. ये क्या दिया गया है? ये हमें दिया गया 3BeO, ये क्या दिया गया है? ये दिया गया 3BeO.Al2O3.6SiO2, है कि नहीं? या तो ऐसे याद कर लो, या फिर जैसे वहां पे लिखा हुआ है बेरिलियम कितने हो गए? 3 हो गए, Be3, ठीक है. और उसके बाद ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, उसके हिसाब से तुम लोग लिख सकते हो. तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? एल्यूमिनियम हो गए 2. सिलिकॉन कितने हो गए? सिलिकॉन हो गए 6. ऑक्सीजन कितने हो गए? 3. 6 into 2 12, 15 and 3 18, O18. ऐसे देख सकते हो, Be3Al2Si6O18, ठीक है. तो दोनों तरह के फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए बेरिल के. कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं. बेरिल का फॉर्मूला BeX, इस तरह से BeX Al2SiYOZ बेरिल है. ये बोल दिया कि भाई ये बेरिल है. अब पूछ लेंगे कि X + Y - Z कितना, तो इसके लिए हमें X, Y और Z के वैल्यू पता होने चाहिए, तभी हम इसको ऐसा माइनस करके बता सकते हैं. तो दोनों तरह के फॉर्मूले पता होने चाहिए बेरिल के. और बेराइट देख लो, बेराइट क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है, राइट. सो मिनरल ऑफ बेरिलियम इज बेरिल, समझे क्या? फिर क्या बता रहे हैं? प्योर बेरिल कलरलेस होता है बट इम्प्योरिटीज गिव द कलर. क्रोमियम, ये इंपॉर्टेंट है. क्रोमियम एज इम्प्योरिटी मेक्स बेरिल इनटू एमराल्ड एंड आयरन मेक्स इट एक्वामरीन, समझे क्या? फिर उसके बाद जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑन अकाउंट ऑफ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ हाई EN वैल्यू, बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड स्लाइट डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो स्मॉल साइज की वजह से Be+2 कैसा बहुत छोटा है, इस वजह से ये हाई पोलराइजिंग पावर वाला कटायन है और एनायन पे हाई पोलराइजिंग पावर एक्सर्ट करता है. इस वजह से बेरिलियम के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवलेंट होते हैं, ठीक है. As a result, the compounds have low melting point and are soluble in organic solvent, and they are easily hydrolyzed in water. हमने कल देखा था बेरिलियम हैलाइड, they are easily hydrolyzed in water. हीट करने पर जैसे BeCl2 को हीट किया तो वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो रहा था, ठीक
ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कि किस तरह से बेरिलियम जो है बाकी ग्रुप 2 के मेंबर्स से अलग है। तो मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, पहला पॉइंट क्या है, इट इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो सॉफ्टनेस होता है वो इंक्रीज होता जाता है। सो दिस इज द हार्डेस्ट because of the fact of the maximum metallic bonding present on account of smallest size amongst the alkaline earth metals. फिर उसके बाद the melting and boiling points of beryllium are highest, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ग्रुप 2 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन, और हमने देखा था कि ग्रुप 2 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन जो है कुछ भी ऐसा रेगुलर नहीं था, करेक्ट ना, राइट। सो अगेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। देन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था कि बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हाई, हेंस इट डज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, बस हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये भी बताया मैंने। फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि बेरिलियम डज नॉट डिकम्पोज वाटर, दिस इज बिकॉज ऑफ द लो वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमने पढ़ा हुआ थ्योरी में जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे ग्रुप 2 में, तो हमने पढ़ा था कि सबके सब मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, बेरिलियम नहीं रिएक्ट करता है, ठीक है। देन उसके बाद बेरिलियम हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, हेडिंग अच्छे से पढ़ना। तो द पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ Be+2 आयन is high because of high charge density. The large distortion of electron cloud of an ion brings what? Covalent character. Hence Be has high value of En value, and when it reacts with another element the En value difference is not so large and the bond is therefore covalent. तो पहली बात, बेरिलियम छोटा साइज का है, लार्ज पोलराइजिंग पावर एक्सर्ट करता है, तो इस वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं, ठीक है, आयनिक कम होते हैं, कोवलेंट ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो बेरिलियम है ये इसका En वैल्यू ज्यादा है, तो जब भी ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, बेरिलियम किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, इसका En वैल्यू ज्यादा है 1.5, और नॉन मेटल है इसका En वैल्यू कुछ तो होगा x, समझे क्या। तो ये ज्यादा En वैल्यू माइनस x, En वैल्यू का जो डिफरेंस आता है 1.5 माइनस x, ये कैसा आता है, कम आता है, और अगर ये डिफरेंस कम आएगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग हाइड्राइड्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि सभी ग्रुप 2 मेटल्स के हाइड्राइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहे थे, मगर बेरिलियम का हाइड्राइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा था। हमने पढ़ा था कि भाई बेरिलियम का हाइड्राइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है। बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बनता है, फॉर्म बाय रिड्यूसिंग BeCl2 विद LiAlH4। हमने देखा था रिएक्शन BeCl2 प्लस LiAlH4, तब जाके क्या आया था, क्या चीज, तब जाके हमें मिला था BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3, गेटिंग ना, राइट। देन ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनता है। देन बेरिलियम हाइड्राइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, इट इज अ पॉलीमेरिक सॉलिड, ये भी पढ़ चुके हैं, कंटेन्स हाइड्रोजन ब्रिजेस बिटवीन बेरिलियम एटम्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, BeH2 होल N। दिस इज, मैंने पहले बताया था, हाइड्रोजन ब्रिजेस बनाना बॉन्ड होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन banana bonds, yes, and this is what, electron deficient, मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, समझा क्या। देन हाइड्राइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर लार्जली आयनिक बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और बस मैंने बताया था हाइड्राइड में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है डाउन द ग्रुप जाते तो डिक्रीज होता है, बाकी सब में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। बस हाइड्राइड में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है उल्टा चलता है, समझेगा। बस हाइड्राइड में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है BeH2, MgH2, CaH2, SrH2 एंड BaH2। बस हाइड्राइड में ऐसा होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ऑल्दो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। आयनिक नेचर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीजेस, इसका थर्मल स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि H माइनस कैसा है, स्मॉल एन आयन है, एंड स्मॉल एन आयन एंड इट इज हाईली स्टेबिलाइज्ड बाय स्मॉल कटायन। तो स्मॉल कटायन ज्यादा स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, स्मॉल कटायन। इस वजह से BeH2 इज हाईली थर्मली स्टेबल, समझे क्या। देन उसके बाद इट डिसॉल्व्स
विद अल्कलीज हमने पढ़ा हुआ है कि बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर का है, अल्कली में डिसॉल्व करता है, सोडियम बेरिलेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, समझेगा। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, बेरिलियम रिएक्ट करता है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स इजीली, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बेरिलियम हैज गॉट लोवेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर होता है, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 सॉल्ट एंड वाटर देगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम बेरिलेट प्लस वाटर देगा, ठीक है। द ऑक्साइड इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एज इट हैज गॉट अ हाई डिग्री ऑफ कोवेलेंसी, ये शायद नहीं पढ़ा था, ये देख लो एक बार कि ऑक्साइड जो है स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ऑक्साइड्स का सॉल्युबिलिटी, समझे क्या, राइट। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ BeO इज बिकॉज ऑफ द पॉलीमेरिक नेचर, मतलब BeO का भी कैसा है, पॉलीमेरिक नेचर है, ये देख लो जरा, ऑक्साइड ऑफ BeO is sparingly soluble in water, ऑक्साइड ऑफ BeO मतलब बेरिलियम का ऑक्साइड जो है sparingly soluble in water है। on the other hand oxides of other alkaline earth metals are basic soluble and ionic in nature, the basic nature increases on moving down the group, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्साइड्स का डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होता है, हमेशा इंक्रीज, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। देन BeO ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सॉलिड स्टेट में, मगर अभी इसमें आ गया तो याद कर लो इसको, BeO हैज गॉट जिंक सल्फाइड वर्सटाइट स्ट्रक्चर बट ऑल अदर्स हैव गॉट NaCl स्ट्रक्चर। अभी 4:4 का क्या मतलब ये भी नहीं जानते हो, सॉलिड स्टेट हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो BeO हैज गॉट जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर जबकि अदर्स हैव गॉट NaCl स्ट्रक्चर। देन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये देख लो जरा इसमें कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है एंड इट हैज गॉट हाई वैल्यू ऑफ कोवेलेंसी, इट हैज गॉट अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, समझेगा, ये सब मैंने कल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एंड बेरिलियम ऑक्साइड इट हैज गॉट पॉलीमेरिक नेचर, राइट। तो ये सारी चीजें हमने कल ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं कि ऑक्साइड्स के बारे में, तो जो मैंने कल नोट्स दिए तो उसमें देखना है एक बार, ये सारी चीजें मैंने बताई। हाँ ये नहीं बताया था सॉल्बिलिटी के बारे में, शायद मैं हो सकता है बताना भूल गया हूँ, कोवलेंट होता है ये बताया था, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है ये भी बताया था, और इसका पॉलीमेरिक नेचर होता है बेरिलियम ऑक्साइड का, ठीक है। ना हो तो हम लोग एक बार इसमें रिविजिट भी मार सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट दिया गया होगा, चेक कर लो एक बार, देख सकते हो, मैंने ये वाले वैल्यूज दिए थे, लैटिस एनर्जी, ऐसा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेरिलियम ऑक्साइड का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर था, इस वजह से यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड नहीं दिया गया था, बाकी अदरवाइज देख सकते हो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिखवाई थी, ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है, कोवलेंट नेचर का है और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है इसका, और BeO जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर का है, मगर अदर्स हैव गॉट सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का भी कैसा है, एम्फोटेरिक बिहेवियर है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ये सॉल्ट्स बनते हैं, देख लेना, ये मैंने पढ़ाया है। हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हाइड्रोक्साइड्स का जो सॉल्बिलिटी होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो दो चीजें होती है, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होता है, बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, इस वजह से सॉल्बिलिटी बढ़ता है। अभी बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो बेसिक नेचर बढ़ता है, समझे क्या। बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, सबसे अच्छा बेस है, सबसे अच्छा एल्कली है, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली है, इसका मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा तभी एल्कली बनेगा ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है तो वो एल्कली कैसे बनेगा, समझे क्या, राइट। तो ये देख लो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, और हमने ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी लिखा भी था, मैंने बताया भी था, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम सॉल्युबल था, इनसॉल्युबल है, इट इज कोवलेंट इन नेचर, और ये हम बात जानते हैं कि कोवलेंट नेचर होगा तो सॉल्बिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर क्या होगा, कम होगा। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेसिक, आयनिक एंड देयर सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको भी टेंडेंसी से ही पढ़ना है। देन कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीथेन आएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वाटर में भी पढ़ा चुका हूँ। बाकी सभी हाइड्राइड्स कार्बाइड्स क्या देते हैं, एसिटिलीन गैस देते हैं। कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल टुवर्ड्स हीट, हमने पढ़ा हुआ है, और देख सकते हो थर्मल इनस्टेबिलिटीज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज बेरिलियम प्लस 2 ऑन लार्ज कार्बोनेट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। नाइट्राइट इज वोलेटाइल, Be3N2 is covalent while nitrides of other alkaline earth metals are ionic crystalline compounds, important, मैंने कल नाइट्राइड वाला पॉइंट पढ़ाया था कि बेरिलियम नाइट्राइड कैसा है, कोवलेंट है, बाकी सबके नाइट्राइड्स कैसे हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन है।
इट सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, हमने कल पढ़ा था ये कि बेरिलियम सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, मगर बाकी सभी सल्फेट कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और सल्फेट्स का सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और लैटिस एनर्जी मोर और लेस सेम होता है। मैं 2 क्लास से पढ़ाता आ रहा हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ हाई सॉल्वेशन ऑफ बेरिलियम +2 आयंस, ठीक है, राइट। देन BeCl2 इज अ कोवलेंट कंपाउंड, यस, ये पढ़ सकते हो। इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, हमने देखा था कि BeCl2 लुईस एसिड है, मैंने जब लुईस एसिड बेस पढ़ा रहा था उसमें भी पढ़ाया था। ग्रुप 2 के कंपाउंड्स लुईस एसिड होते हैं, ग्रुप 2 के कोवलेंट कंपाउंड्स लुईस एसिड होते हैं, और इसीलिए हमने BeCl2 का जो स्ट्रक्चर देखा था सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, वहां पे क्या हो रहा था, बेरिलियम अपने वेकेंट ऑर्बिटल में क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, या फिर डायमेरिक क्लोरोब्रिज स्ट्रक्चर देखा था वेपर फेज में, टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन। वो सारी चीजें क्या सजेस्ट कर रही थी, वो सारी चीजें सजेस्ट कर रही थी कि BeCl2 क्या है, लुईस एसिड है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, does not conduct electricity in the fused state, समझे क्या। Whereas chlorides of other alkaline earth metals are ionic, good conductors of electricity in the fused state as well as in the solutions, समझे क्या। तो एनोमलस बिहेवियर यहीं से पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। Then it is rendered passive by concentrated nitric acid, तो concentrated nitric acid क्या करता है, पैसिव कर देता है, मतलब नॉन रिएक्टिव कर देता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस एंड मेक्स द मेटल पैसिव, ठीक है। It does not impart any color to the flame, हमने पढ़ा हुआ है। Then salts can never have more than 4 molecules of water crystallization, मतलब क्या मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना 4, जैसे जैसे BeCl2 डॉट कितना 4H2O, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, तो कितना डॉट 4H2O, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जबकि हमें पता है MgCl2 डॉट 8H2O भी होता है कि नहीं, CaCl2 डॉट 6H2O भी होता है। तो क्योंकि इसके पास ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकता है, अपना 2s, ये इस तरह से मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल है 2s और 2p, समझेगा। 2p के पास d तो होता नहीं है, तो 2d जैसा कुछ होता नहीं है, तो मैक्सिमम 4 ही ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना है 4 है। और ये चीज मैंने बॉन्डिंग में पढ़ाई भी थी कि जो सेकंड पीरियड के मेंबर्स होते हैं उनका मैक्सिमम कोवैलेंसी हमेशा कितना होता है, 4 होता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी फॉर सेकंड पीरियड मेंबर्स इज ऑलवेज व्हाट 4, इट कैन नेवर एक्सीड 4, बात समझे क्या, राइट। तो जो मैं बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ। यहाँ पे देखो डायग्राम से दिख रहा होगा तुम्हें, जैसे दिखाया ना मैंने, यहाँ पे ये देख सकते हो, बेरिलियम +2, 2s और 2p, जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है, मैक्सिमम कोवैलेंसी फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4, दिख रहा होगा 2s एंड 2p, गेटिंग ना। तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ऑन दी अदर हैंड अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन एक्सटेंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोवैलेंसी, टू 6 बाय यूजिंग द d ऑर्बिटल्स। इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होते तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। देन इट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो बेरिलियम आयन ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल साइज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस सच एज BeF3-1, BeF4-2. It forms many chelate complexes, especially with oxygen donors. Then it has a tendency to form alloys. तो ये देख लो एक बार, ये रीड कर लो, रीड। It has a tendency to form alloys. Low density beryllium makes it important in the formation of missiles, and density कम होता है missiles and satellites. Much of the metal that is produced is added in small amounts of copper. In the small beryllium atoms spin the copper atoms together in the interstitial alloy that is more rigid than pure copper but still conducts electricity as well. पढ़ लेना एक बार, ठीक है। Then ये वाला beryllium is used as windows for X-ray tubes, ये यूज हमने लिथियम में भी देखा था, लिथियम भी ऐसे यूज होता है। Because beryllium has so few electrons, thin sheets of metal are transparent to X-rays and allows the rays to escape, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद एलिमेंट बेरिलियम अकर्स मेनली एज बेरिल, फिर से आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है। द जेमस्टोन एमराल्ड इज अ फॉर्म ऑफ बेरिल, ग्रीन इन कलर, caused by chromium +3 ions present as impurities, ये इंपॉर्टेंट है।
बेरिल हमने पढ़ा था वैसे क्या होता है, कलरलेस होता है। बेरिल वैसे तो कलरलेस होता है, मगर बेरिल के पास अगर क्रोमियम +3 का इम्प्योरिटी होगा तो उसको एमराल्ड कहा जाएगा और वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझे क्या? जैसे ये देख सकते हो, ये एमराल्ड ग्रीन है। एमराल्ड इज अ क्रिस्टल ऑफ बेरिल विद सम क्रोमियम आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। क्रोमियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ बेरिल। ठीक है, फिर उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी है कि डायगोनल रिलेशनशिप होता है। जैसे लिथियम मैग्नीशियम में था डायगोनल रिलेशनशिप, उसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम में है डायगोनल रिलेशनशिप। तो सिमिलैरिटीज, दैट मींस डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि बेरिलियम शोज सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज विद एल्यूमिनियम, द सेकंड टिपिकल एलिमेंट ऑफ थर्ड ए ग्रुप, मतलब ग्रुप 13 का। ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट हायर पीरियड, थर्ड ग्रुप का, थर्ड पीरियड का और ग्रुप 13 का। तो लेट अस सी कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। तो ये दिख रहा है डायगोनल रिलेशनशिप होता है। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। पहला, द पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम +2 एंड Al+3 दोनों का हाई है। इस वजह से दोनों के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट इन नेचर के होते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड EN वैल्यू ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, सेम। ठीक है, राइट। सो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड बिलो। पहला, इन नेचर बोथ द एलिमेंट्स अकर टुगेदर इन मिनरल। देखो जैसे बेरिल में बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक साथ अकर हो रहे हैं। बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर ड्यू टू formation of protective oxide film. Due to formation of protective oxide film, they are not affected by atmosphere. Both of them do not decompose water. Both become passive. ये सब इंपॉर्टेंट है, both become passive। जैसे एल्यूमिनियम पैसिव हो जाता है उसी तरह बेरिलियम भी पैसिव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये वाला पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Then both are amphoteric, they both can react with alkalis, sodium berylate, sodium meta-aluminate, ये मैं पढ़ा चुका हूँ NaOH में और एसिड बेसिस में भी पढ़ाया था। ऑक्साइड्स ऑफ बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर, देख सकते हो ये सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नए रिएक्शंस नहीं है। समझे क्या? दोनों का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ऑक्साइड्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, नॉन वोलेटाइल एंड हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, फिर से वही सारी चीजें आ गई, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग इनटू करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। मैंने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया हुआ है। जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाएगा तो BeO प्लस वाटर आ जाएगा, AlOH होल थ्राइस को हीट किया जाएगा, Al2O3 प्लस वाटर आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, समझे क्या? राइट, हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अब दोनों के हाइड्रोक्साइड कैसे इनसॉल्युबल है? जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा है, हाइड्रोक्साइड में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ता है। AlOH होल थ्राइस, ये तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं। AlOH होल थ्राइस, इट इज अ व्हाइट जेलाटिनस PPT, इट इज अ व्हाइट जेलाटिनस जेल जैसा होता है, प्रेसिपिटेट। बात समझे क्या? राइट, देन बोथ द मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजेंस एंड फॉर्म हैलाइड्स। क्लोराइड्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन अ सिमिलर वे। ठीक है, तो ये है सम ऑफ द सिमिलैरिटीज। अभी और भी कंटिन्यू हो रहा है। फिर उसके बाद देख सकते हो इनके क्लोराइड फॉर्म होते हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म होता है, हमने देखा था कि बेरिलियम क्लोराइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से फॉर्म नहीं होता है, अलग तरह से फॉर्म होता है। दोनों में CO गैस इवॉल्व होता है। उसी तरह एल्यूमिनियम का भी क्लोराइड फॉर्म होता है, Al2O3 प्लस कार्बन प्लस Cl2 gives AlCl3 प्लस 3CO। ठीक है, द हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एक्सेप्ट फ्लोराइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। जैसे AlF3, ये कैसा है? आयोनिक है। उसी तरह से BeF2, ये भी कैसा है? आयोनिक। हमने देखा था ना फ्लोराइड्स में BeF2 मोस्ट सॉल्युबल है। AlF3 भी कैसा है? आयोनिक है। ठीक है, दे हैव गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। हमने देखा था कि हैलाइड्स जो हैं पानी में हाइड्रोलाइज हो रहे थे, हमने कल ही पढ़ा था। बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में जाके हाइड्रोलिसिस हो जाएंगे। हीटिंग किया तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मगर बाकी सबको हीटिंग किया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमने कल देखा था, समझे क्या? हैलाइड्स बिहेव एज लुइस एसिड्स, हमने पढ़ा हुआ है। बेरिलियम हैलाइड्स एंड एल्यूमिनियम हैलाइड्स, दे बिहेव एज लुइस एसिड्स। ठीक है, और हम लोग ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे भी। BeCl2 इज अ लुइस एसिड, BeCl2 इज अ लुइस एसिड, है कि नहीं? हमने नेचर देखा है ना, यहां पे नोट्स में जाके ऐड कर सकते हो। BeCl2 जो है वो लुइस एसिड है। यहां पे आके जो मैं कल पढ़ा रहा था, मैंने वेपर फेज में पढ़ाया था, फिर उससे पहले वाले क्लास में मैंने सॉलिड फेज में पढ़ाया था। तो BeCl2 का स्ट्रक्चर
यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेरिलियम क्या कर रहा है अपने वेकेंट ऑर्बिटल। और जब मैं लुईस एसिड बेस पढ़ा रहा था उसमें भी लिखा हुआ था, जो मैंने नोट्स दिए थे लुईस एसिड बेस के, है कि नहीं, एसिड बेस चैप्टर जो हमने पढ़ा था, तो देख सकते हो कि BeCl2 ये क्या है, BeCl2 इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। यहाँ पे देखो शायद हमने स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये देख रहे हो ना, बेरिलियम का वेकेंट ऑर्बिटल, ये वाला वेकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन अपना लोन पेयर दे रहा है, ये बेरिलियम का वेकेंट ऑर्बिटल, ये क्लोरीन अपना लोन पेयर दे रहा है, मतलब BeCl2 इज अ लुईस एसिड। समझे क्या, ये देख सकते हो, ये क्लोरीन ने अपना ये इस तरह से ये ऐसे दिया, है कि नहीं। उसी तरह सॉलिड फेज में भी हमने देखा था, तो BeCl2 कैसा लुईस एसिड है, एंड सिमिलरली AlCl3 भी क्या है, लुईस एसिड है। समझे क्या, AlCl3 भी पूरा का पूरा प्रॉपर लुईस एसिड की कैटेगरी में आता है। समझ गए, राइट। तो वापस आते, हाँ यहां पे थे हम लोग, ठीक है, राइट। सो AlCl3 भी क्या है, लुईस एसिड है, BeCl2 भी लुईस एसिड है, AlCl3 भी लुईस एसिड है, ठीक है। देन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ फॉर्म पॉलीमेरिक कोवेलेंट हाइड्राइड्स। बेरिलियम का तो हाइड्राइड हमने देख लिया, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड हम लोग देख लेंगे ग्रुप 13 में, मगर देख लो कि एल्यूमिनियम भी पॉलीमेरिक कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है। दोनों के दोनों नाइट्रोजन साथ रिएक्ट करते हैं और अपने नाइट्राइड बनाते हैं, और दोनों के नाइट्राइड को पानी में डालोगे तो अमोनिया गैस आएगा, वाटर में पढ़ाया था, ठीक है। देन बोथ द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड। हमने मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ा भी है, और उसमें हमने देखा था, हमने क्रायोलाइट वगैरह ऐड किया था, बॉक्साइट प्लस एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लूओस्पार, है कि नहीं। और वहां पे हमने देखा था किस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हुआ था, फ्लोराइड आया था, राइट। दे बोथ हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस Be+2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि सेकंड पीरियड का है। एल्यूमिनियम +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है क्योंकि थर्ड पीरियड का है, d ऑर्बिटल है उसके पास, ठीक है। बस डिफरेंस ये है, Al+3 कैन शो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितना 6, एंड Be+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इक्वल टू 4। समझे क्या, कार्बोनेट दोनों के अनस्टेबल होते हैं, हीट कर दो तो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। बोथ गिव हाइड्रेटेड आयन, देख लो हाइड्रेटेड आयन बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, Al का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। दोनों के सॉल्ट्स डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम व्हेन हीटेड इन इट। समझे क्या, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर पॉइंट्स रिमेंबर तुम लोग अपने आप से पढ़ोगे, जैसे मैंने एल्कली मेटल में कहा था, ये वाला पूरा जितना पोर्शन दिया गया, मतलब हमने पूरा जितना चैप्टर पढ़ा है उसका पूरा समरी है, पॉइंट्स रिमेंबर अभी तक जितना पढ़ा है, समझे क्या। तो दिस यू विल रीड इट ऑन योर ओन, पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट। तो वो पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। अभी हम लोग एनसीईआरटी में आते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कंपाउंड्स दिए, थोड़ा बहुत जो पढ़ना होगा पढ़ लेते हैं उसको। चलो अच्छा, पहले एनसीईआरटी में जाने से पहले ये देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम। बस ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम कैसे प्रिपेयर होता है, मैग्नीशियम प्रिपेयर कैसे होता है, बस ये पूछा जाता है, और किसी का प्रिपरेशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, राइट। तो मैग्नीशियम के ओर्स देख लो जरा, मिनरल्स देख लो, मैग्नेसाइट पढ़ाया हुआ है, डोलोमाइट पढ़ाया हुआ है, एप्सम सॉल्ट पढ़ाया हुआ है, कार्नालाइट पढ़ाया हुआ है, एस्बेस्टॉस वगैरह। एक्सट्रैक्शन, it is usually extracted by electrolysis of fused oxide of fused anhydrous magnesium chloride। समझे क्या, तो मैग्नेसाइट MgCO3 को हीट कर दो तो क्या आ जाएगा, MgO आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो पहला क्या बता रहे हैं कि मैग्नेसाइट से कैसे ऑब्टेन करना है हमें मैग्नीशियम। तो मैग्नेसाइट से कैसे ऑब्टेन करना है, मैग्नेसाइट को पहले हीट कर दोगे, MgO और CO2 आ जाएगा। अभी MgO से मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस और बाय थर्मल रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके लिए ये ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन मिक्सचर ऑफ मोल्टन फ्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, बेरियम एंड सोडियम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर इज डन बाय यूजिंग कार्बन रॉड। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस मैग्नीशियम इज ऑब्टेन्ड इन द मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये वाले इक्वेशन देख सकते हो, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां से क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O is a hydrated compound. It can be dehydrated. It cannot be dehydrated by heating because the water of crystallization reacts chemically with magnesium chloride to form magnesium oxychloride and finally magnesium oxide. तो कार्नालाइट को हम लोग हीट करके डिहाइड्रेट नहीं कर सकते क्योंकि जो वाटर है वो मैग्नीशियम क्लोराइड साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेगा।
विच विल टर्न इनटू व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये देखो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, हीट किया तो डाइहाइड्रेट बना, फर्दर हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड आ गया, एंड देन फर्दर हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। समझे क्या? तो सबसे पहले अगर हमें कार्बोनाइट को एनहाइड्रस करना है तो सबसे पहले क्या करो, हीट इट इन द एयर एंड देन इन द करंट ऑफ HCl गैस, मतलब KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, फर्स्ट हीट इन एयर एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो इस तरह से हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको MgCl2 मिलेगा। समझे क्या? फिर this anhydrous magnesium chloride can also be obtained from Mg or sea water. Chlorine is passed over red hot mixture. ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो वही सेम है जैसे हमने देखा था BeO प्लस कार्बन प्लस Cl2, वो क्या दे रहा था BeCl2 प्लस CO, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही सेम है। समझेगा? तो इंपॉर्टेंट चीज शायद यहां पे आएगी कि किस तरह से ऑब्टेन होता है। मतलब यहां पे वही सब बता रहे कि मैग्नीशियम क्लोराइड को एनहाइड्रस कैसे करना है, देख सकते हो कि मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे एनहाइड्रस करना है। ठीक है, तो एक बार हमारे पास ये MgCl2 आ गया, हमारे पास एक बार ये MgCl2.6 है, MgCl2.6 है, MgCl2.6H2, उसको हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, हमको आ जाएगा एनहाइड्रस MgCl2। ठीक है, नाउ दिस मैग्नीशियम क्लोराइड इज ड्राइड, द एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड इज फ्यूज्ड विद NaCl एंड एनहाइड्रस CaCl2, 35% MgCl2, 50% NaCl and 15% CaCl2। द मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 700 डिग्री सेल्सियस। समझे क्या? एंड जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको आ जाएगा क्या, मैग्नीशियम आ जाएगा। राइट, फिर द पर्पस ऑफ एडिशन, जैसे डाउन प्रोसेस हमने ऐड किया था ना, CaCl2 वगैरह सब ऐड किया था, तो वही है, पर्पस ऑफ एडिंग NaCl एंड CaCl2 इज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन टेम्परेचर एंड टू मेक द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि ये किस तरह से बनता है, हमारे पास कार्बोनाइट है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसको हीट करो इन द करंट ऑफ HCl गैस, तो ये क्या देगा, ये हमें देगा MgCl2 ड्राई एनहाइड्रस। समझे क्या? नाउ दिस एनहाइड्रस MgCl2 प्लस NaCl प्लस CaCl2, ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ये है 35%, ये है 50% एंड रिमेनिंग जो है 15% CaCl2, ये है 15%। समझे क्या? ये पूरा का पूरा क्या है, ये मोल्टेन में स्टेट में लिया जाता है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो हमको मैग्नीशियम ऑब्टेन हो जाता है। बस इस तरह से बनता है मैग्नीशियम, इस तरह से ऑब्टेन होता है। समझे क्या? बस यही कहा जा रहा है, इसमें से बस इतना पढ़ लो और इतना बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग फटाफट से NCERT में आते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसमें थोड़ा बहुत कुछ चार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो NCERT से ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, एनॉमलस बिहेवियर, तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लो तुम लोग। सिंपल पॉइंट्स दिए गए, इसमें कम पॉइंट्स दिए हैं इसलिए मैंने इसको OPT से पढ़ाया, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस does not compare well with other members of the group because of high ionization enthalpy and small size. It forms compounds which are largely covalent and easily hydrolyzed. हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस जल्दी हो जाता है। Then beryllium does not exhibit coordination number, मतलब covalency more than 4 because the valence shell can have only 4 orbitals. ठीक है, the remaining members of the group can have coordination number of 6 by making use of d orbitals. ये भी पढ़ा दिया। समझे क्या? Then उसके बाद the oxide and hydroxide of beryllium are amphoteric in nature unlike the hydroxide of other elements. Then diagonal relationship, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द आयनिक रेडियस ऑफ B+2 इज 31 पिकोमीटर। जैसे हमने देखा था ग्रुप 1 में डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज Li प्लस और Mg+2 का साइज, लिथियम मैग्नीशियम साइज में रिलेशन ऐसा था, Li प्लस Mg+2 के साइज में रिलेशन ऐसा था। तो वही बता रहे हैं कि B+2 31 पिकोमीटर्स का है, चार्ज बाय साइज रेशियो इज नियरली सेम एज दैट ऑफ Al+3, हेंस बेरिलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, देख सकते हो एक बार। लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट इजीली अटैक्ड बाय एसिड, पढ़ लिया। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव बेरिलेट आयन, ये बताया था मैंने। इट्स जस्ट एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनेट आयन। समझे क्या? ये शायद मैंने पढ़ाया हुआ है कि AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH एक्सेस में
ALOH होल थ्राइस डिसॉल्व्स इन NaOH, और ये क्या देता है, कॉम्प्लेक्स देता है NaAlOH होल 4 वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से BeOH होल ट्वाइस प्लस NaOH डिसॉल्व्स इन एक्सेस, और ये क्या देगा, सोडियम बेरिलेट देगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में NaBeOH होल 4, ऐसे लिख लो, या फिर और Na2BeO2 ऐसे लिख लो, मगर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल फॉर्म है ये। समझे क्या बात, समझे, क्लियर हो गया। एंड देन chlorides of both beryllium and aluminum have Cl minus bridge structure in vapor phase. Both chlorides are solvent or organic solvents and they act as strong Lewis acid. पढ़ाया BeCl2 और AlCl3 both are Lewis acids. They both act as Friedel-Crafts catalyst. अभी AlCl3 का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेंगे ग्रुप 13 में, अभी नहीं बता रहा हूँ, ग्रुप 13 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड दे बोथ कैन फॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है, राइट। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में आते हैं कि कैल्शियम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। सिंपल है, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सीमेंट, ठीक है। दीज आर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला क्या है, क्विक लाइम और CaO, ठीक है। तो हमें पता है क्विक लाइम और CaO कैसे बनता है, लिखा हुआ है, CaCO3 को हीट कर दो एट 1070 से 1270 केल्विन तक हीट हो जाएगा, तो ये ऐसे CaCO3 को हीट कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, CaO प्लस CO2 आ जाएगा, CO2 गैस इज इवॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड टू एनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड टू कंप्लीशन। हमें पता है किसी भी रिएक्शन से अगर हम लोग एक प्रोडक्ट को निकालते जाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा ना, इस वजह से CO2 को निकालते चले जाओ। CaO को क्या बोलते हैं, CO को बोलते हैं क्विक लाइम, CaO इज नोन एज क्विक लाइम, ठीक है। देन कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड, देख लो जरा, मेल्टिंग पॉइंट इज 2870 केल्विन, ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही बता रहे हैं कि अगर हमने इसको एटमॉस्फेयर को एक्सपोज किया, मतलब CaO प्लस वाटर, एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। एंड दिस CaOH होल ट्वाइस कैसा है, बेस है, दिस विल नाउ एब्जॉर्ब एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, CaCO3 which is a white precipitate। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लाइम वाटर टर्म्स मिल्की, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है यही जो बताया मैंने, CaO एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोक्साइड देगा, एंड CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कार्बोनेट दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स अ लंप ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। समझाता हूं, पहले पढ़ लूं फिर समझाता हूं। क्विक लाइम is slaked with soda, gives soda lime. Being a basic oxide, it combines with acidic oxide at high temperature. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, addition of limited amount of water breaks a lump of lime, मतलब हमारे पास ये जो lump of lime है, मतलब solid CaO, इसमें अगर हमने क्या किया, थोड़ा बहुत पानी डाल दिया, थोड़ा बहुत अगर हमने इसमें पानी डाल दिया तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है, ये जो lump of lime है, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे जहां से वाटर जो है एंटर कर सकता है, समझे क्या। तो CaO ये क्या था, ये लंप ऑफ लाइम है, लंप ऑफ लाइम है, एंड दिस लंप ऑफ लाइम ब्रेक्स ऑन एडिंग वाटर, ब्रेक्स ऑन एडिंग वाटर, लंप ऑफ लाइम ब्रेक एडिंग वाटर, पानी डालने से ये टूट जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्विक लाइम इज स्लेक्ड विद सोडा, गिव्स सोडा लाइम, मतलब क्या कहा जा रहा है, क्विक लाइम स्लेक्ड विद सोडा, सोडा क्या, NaOH, एंड ये क्विक लाइम और ये सोडा, कॉस्टिक सोडा, NaOH, दिस इज कॉस्टिक सोडा, एंड ये जो मिक्सचर देता है CaO प्लस NaOH, दिस मिक्सचर इज नोन एज सोडा लाइम। इसको तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में देखा होगा, समझे क्या, सोडा लाइम। क्विक लाइम प्लस NaOH को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, बात समझे क्या। देन बिकॉज क्विक लाइम इज व्हाट, क्विक लाइम इज अ बेसिक ऑक्साइड
दैट इज वाई इट इज यूज टू रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड, जैसे SiO2 एसिडिक है, P4O10 कैसा है, एसिडिक है, और ये चीज हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, समझे क्या, राइट। और हमने पढ़ा भी था कि क्विकलाइम जो है इट इज यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, इट इज यूज टू ड्राई व्हाट, बेसिक गैसेस, इट इज यूज टू ड्राई बेसिक गैसेस, ये मैंने कल ही बताया था, ठीक है। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल। यूजेस देख लो जरा, यूजेस पूछ लेते हैं, NTA NCERT से ही यूजेस पूछता है। सो इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, क्विकलाइम टू मैन्युफैक्चर सीमेंट एंड इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली, ठीक है। देन इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा। हमने पढ़ा है कि सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन देखा था, उसमें क्विकलाइम यूज हो रहा था, समझे क्या। एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड डाई स्टफ्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेग लाइम। वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज व्हाट, स्लेग लाइम। इसको देखते हैं जल्दी से, और CaOH होल ट्वाइस। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग लाइम इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलाइम, मतलब क्विकलाइम प्लस वाटर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेग लाइम भी बोलते हैं, समझे क्या, राइट। तो पहली बात, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या लिखा है। तो पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलाइम। अब देखो क्विकलाइम जो है इट इज अ व्हाइट अमॉर्फस पाउडर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा ना कि डाउन द ग्रुप जाता है सॉल्बिलिटी इंक्रीज होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ग्रुप के मिडिल में आता है ना, तो ज्यादा सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ व्हाइट अमॉर्फस पाउडर, इट इज स्पैरिंगली सॉल्वेबल इन वाटर, स्पैरिंगली सॉल्वेबल इन वाटर, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, मतलब अभी तक क्या कहा, अभी तक ये कहा कि ये हमारे पास जो क्विकलाइम है, ये क्विकलाइम है हमारे पास, इसमें क्या कर दो, इसमें वाटर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमको पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा, ये पाउडर आ गया, समझे क्या, ये व्हाइट पाउडर आ गया, पानी डाल दिया तो ये व्हाइट पाउडर आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज स्लेग लाइम, स्लेग लाइम, दिस इज व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर, पाउडर। और क्विकलाइम कैसा है, लंप है, लंप मतलब जो पत्थर होता है ना, पत्थर, लंप, समझे क्या, उस तरह का। और स्लेग लाइम कैसा है, पाउडर जैसा है, समझे क्या, ड्राई है, पाउडर जैसा है, वही चीज कहा जा रहा है कि इट इज अ व्हाइट अमॉर्फस पाउडर, इट इज स्पैरिंगली सॉल्वेबल इन वाटर, राइट। नाउ अब अगर हम लोग इस पाउडर को, ये जो पाउडर है स्लेग लाइम का, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी में डालते हैं, तो उसका एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, लाइम वाटर कहा जाता है। एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, समझे क्या, राइट। मतलब क्या, यहां पे ये क्या कहा जा रहा है, ये जो है अगर हमने स्लेग लाइम को पानी में डाला, ये पानी है, दिस इज वाटर, समझेगा। अभी क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि पहली बात तो स्टेटमेंट को एज इट इज देख लो, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन निकलता है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर है एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर इज नोन एज लाइम वाटर। मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पाउडर है उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा उसको बोलेंगे क्या, लाइम वाटर। एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर इज नोन एज व्हाट, मिल्क ऑफ लाइम, समझे क्या। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि अगर हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर डाला, तुम्हें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा स्पैरिंगली सॉल्वेबल है, राइट। तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, इसका डेफिनेटली सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, इसका डेफिनेटली जो है क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। मतलब ये कुछ रहेगा, दिस इज द insoluble CaOH whole twice,
ये जो है क्या है, इनसॉल्युबल CaOH होल ट्वाइस। इनसॉल्युबल CaOH होल ट्वाइस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लेक लाइन, इसको बोलते हैं स्लेक लाइन। और ये जो एक्वस सोल्यूशन आया है, ये जो एक्वस सोल्यूशन आया है, दिस इज नोन एज व्हाट, लाइम वाटर। लेमन जूस नहीं होता है लाइम वाटर, कुछ लोग लेमन जूस समझ लेते हैं, अच्छा ये लेमन जूस है, लेमन जूस नहीं है ये, लाइम वाटर मतलब जो चूना होता है ना, चूना जिससे व्हाइट वॉशिंग किया जाता है, उसको पानी में डाल के सोल्यूशन बनाना, वो होता है लाइम वाटर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि लेमन जूस होता है ये, पागल कहीं के, ठीक है, राइट। तो ये लाइम वाटर है, मतलब अगर हम लोग इसको फिल्टर आउट कर दें, अगर हम लोग इसको फिल्टर कर दें, फिल्टर कर देंगे तो रेसिड्यू अलग हो जाएगा, मतलब CaOH होल ट्वाइस का जो रेसिड्यू है, ये स्लेक लाइन, ये अलग निकल जाएगा, प्लस जो सोल्यूशन आएगा, प्लस जो सोल्यूशन आएगा, दिस इज व्हाट, CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सोल्यूशन। CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। लेमन वाटर नहीं, लेमन जूस नहीं है, CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं लाइम वाटर, समझे क्या। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज नोन एज व्हाट, लाइम वाटर, एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। तुम लोग सस्पेंशन समझते हो, सस्पेंशन हमने कोलॉइड्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सस्पेंडेड इन वाटर मतलब जो पानी है, पानी है, पहली बात जो स्टेटमेंट किताब में लिखा है वो पहले अच्छे से याद होना चाहिए। एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर एंड सस्पेंशन इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। मतलब ये अगर मान लो पानी है, ये अगर मान लो पानी है, इसमें क्या करो, स्लेक लाइम का पाउडर लो, स्लेक लाइम का पाउडर लो, स्लेक लाइम के पाउडर को इसके ऊपर छिड़क दो, पोर कर दो इसके ऊपर। मतलब जैसे घर में पाउडर, वो टैल्कम पाउडर होता है ना, उसको हाथ में लो, पानी में से फेंको, पाउडर कर दो, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर लेयर के फॉर्म में ऐसा फ्लोट करेगा, दैट इज व्हाट सस्पेंशन। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाल्टी भर के पानी लो, टैल्कम पाउडर लो, उसको पानी के ऊपर ऐसे फेंको तो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, फिल्म बना के, है कि नहीं, स्मॉल स्मॉल लेयर्स बना के फ्लोट करेगा, दैट इज व्हाट सस्पेंशन। समझे क्या, राइट। तो सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम, suspension of slake lime CaOH whole twice in water is known as milk of lime। तो ये जनरली पूछ लेते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिल्क ऑफ लाइम और लाइम वाटर में क्या डिफरेंस होता है। तो वो टर्म इंपॉर्टेंट है। टर्म इंपॉर्टेंट किस तरह से, aqueous solution of slake lime is known as what, lime water, while suspension of slake lime is known as मिल्क ऑफ लाइम। समझे क्या। उसी तरह से मैंने तुम्हें एक और टर्म बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH होल ट्वाइस होता है। अच्छा, तो अब हमने यहां पे जो तीन टर्म्स देखे, एक हमने देखा स्लेक लाइम, एक हमने देखा लाइम वाटर, और एक हमने देखा मिल्क ऑफ लाइम। समझे क्या। तीनों का जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है, वो है CaOH होल ट्वाइस, मगर तीनों का मतलब अलग अलग है। उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस। तीनों का फॉर्मूला एक ही है, CaOH होल ट्वाइस, स्लेक लाइम, लाइम वाटर एंड मिल्क ऑफ लाइम। डेफिनेशन देख लो अच्छे से, मैंने बता दिया डेफिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ रही है कि when carbon dioxide is passed through lime water, मतलब क्या, aqueous solution of slake lime in water, lime water is aqueous solution, it turns milky due to formation of calcium carbonate। when CO2 is passed through calcium hydroxide का aqueous solution, this is lime water, calcium hydroxide aqueous solution, इससे अगर CO2 को पास किया जाएगा तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ CaCO3, ठीक है, मेक्स CaCO3, दिस मेक्स लाइम वाटर मिल्की, दिस मेक्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। बट
ये जो है ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2, ऑन पासिंग excess of CO2, milkiness disappears, milkiness disappears. क्यों? क्योंकि excess of CO2 through lime water, on passing excess of CO2 through lime water. तो क्या कह रहे हैं, मिल्कीनेस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है. क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ soluble कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस. समझे क्या मतलब? ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O. तो CO2 प्लस H2O क्या होता है, H2CO3 होता है ना. और ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया. किस तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, किस तरह से आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम? CO3 माइनस 2 H2CO3 कैसे काम करेगा? ये जो H2CO3 मैंने ऑलरेडी बताया था कि H2CO3 विल गिव H प्लस प्लस HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2. ये मिल्कीनेस में जो CO3 माइनस 2, दिस विल एक्सेप्ट व्हाट, H प्लस, एंड दिस विल गिव व्हाट, HCO3 माइनस. मतलब बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा CO3 माइनस 2 प्लस H2CO3. H2CO3 क्या है, CO2 प्लस H2O. This will give what, 2 times of HCO3 minus. है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कैल्शियम लगा दो और यहाँ पे भी कैल्शियम लगा दो. तो ये क्या आ जाएगा, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O. दिस इज मिल्की लाइम वाटर. एक्सेस में पास किया CO2 को, तो मिल्कीनेस क्या हो गया, डिसअपियर हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल. और ये बात मैंने बताई थी कि कार्बोनेट के सोल्यूशन से अगर हम लोग एक्सेस ऑफ CO2 फॉर्म पास करेंगे तो वो हमेशा बाइकार्बोनेट बनता है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन व्हिच वी हैव स्टडीड इन आयनिक इक्विलिब्रियम. ये बात मैंने बताई थी, ध्यान करो. अगर भूल गए तो ध्यान करो कि पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू aqueous solution of carbonate forms what, bicarbonate. ये बात मैंने बताई थी, समझे क्या? तो ये मिल्की है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की है, एंड अगर हमने एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया तो सॉल्युबल है. मतलब यहां से क्या बताएंगे, यहां से बताएंगे मिल्कीनेस डिसअपियर्स. समझे क्या? राइट. तो ये चीज है. तो इसको एक स्टेटमेंट में कहा जाए तो सीधा सीधा है कि ये और ये ऊपर वाला, ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है यहां से सीधा सीधा कहा जाएगा कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर milky. Milkiness is because of white PPT of CaCO3, and on passing excess of CO2, milkiness disappears due to formation of soluble calcium bicarbonate. So CO2 turns lime water milky, and on passing excess of CO2 through lime water, milkiness disappears because of the formation of calcium bicarbonate. उसी तरह से सिमिलरली, आई होप सो ये जो बताया समझ में आया होगा. पहले अगर लिखना चाहो तो देख सकते हो, यहां से ये जो मैंने पूरा बताया देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, यहां से तुम देख सकते हो. रीजन बताया है, राइट, कि आखिर क्यों बाइकार्बोनेट बनता है. मैंने लिख के भी दिया था कि पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू कार्बोनेट सोल्यूशन विल ऑलवेज फॉर्म बाइकार्बोनेट. राइट, ठीक है. तो ये पूरा ऐसे देख सकते हो एक बार में. क्लियर ना?
एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसी तरह से जैसे CO2 का रिएक्शन है उसी तरह से सिमिलरली SO2, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो टर्न्स lime water milky due to formation of white PPT of calcium sulfite, white PPT। किस तरह से रिएक्शन देखो जरा, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर एक्व सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज लाइम वाटर एक्व सोल्यूशन। इससे अगर पास किया गया SO2 गैस को पास किया इससे, तो ये क्या देगा, ये देगा कैल्शियम सल्फाइट CaSO3। yes, this is a white PPT, makes lime water milky, समझे क्या? and secondly, on passing excess of SO2 through above solution, what happens? Milkiness disappears. Milkiness disappears. क्यों? Due to formation of water soluble calcium bisulfite. This is water soluble। ये देख लो जरा कि इसमें ऐसा क्या होगा, वही सेम चीज है, मतलब क्या, ये हमारे पास जो CaSO3 है प्लस SO2 प्लस वाटर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, SO2 प्लस वाटर क्या होता है, H2SO3 होता है ना, राइट। तो ये क्या देगा, ये देगा CaHSO3 होल ट्वाइस, ये व्हाइट PPT मिल्कीनेस, व्हाइट PPT सीधे मिल्कीनेस। एंड ये जो है दिस इज व्हाट CaHSO3 होल ट्वाइस, दिस इज व्हाट क्लियर सोल्यूशन। तो इसका भी रीजन वही सेम रीजन है कि आखिर ये बाइसल्फाइड क्यों बन गया। बाइसल्फाइड इसलिए बन गया क्योंकि SO3-2 क्या बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, एनायन ऑफ वीक एसिड HSO3- प्लस H2SO3, ये तो H2SO3 क्या देगा, H प्लस देगा, H2SO3 इसको क्या देगा, H प्लस देगा, ये एसिड है, तो SO3-2 प्लस H प्लस क्या बनेगा, HSO3-, एंड H2SO3 ने एक H प्लस दे दिया तो क्या बचा, HSO3-, मतलब क्या 2 टाइम्स ऑफ HSO3-। तो सेम लॉजिक पे ये आया है, समझे क्या, राइट। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई कि लाइम वाटर से अगर हम लोग CO2 पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, एक्सेस ऑफ CO2 पास कर देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मिल्कीनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, समझे क्या। उसी तरह से लाइम वाटर से अगर हम लोग SO2 पास करेंगे तो फिर से वो मिल्की हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, एंड एक्सेस ऑफ SO2 पास करेंगे तो मिल्कीनेस विल डिसअपियर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइसल्फाइड CaHSO3 का होल ट्वाइस। तो यहां पे बस CO2 वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जरा क्या कह रहे हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बता दिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट PPT होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ
व्हाइट पीपीटी, ठीक है। मिल्कीनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्कीनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लो अपने अपने बुक्स में, अपने अपने नोट्स में, मिल्कीनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, on passing the excess of carbon dioxide the precipitate dissolves and forms calcium hydrogen carbonate, तो CaCO3 plus H2O plus CO2 gives calcium bicarbonate, ठीक है। नाउ अब ये वाला रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर वाला, मिल्क ऑफ लाइम। यहां पे क्या था, ऊपर मिल्कीनेस में क्या था, लाइम वाटर था, अभी यहां पे क्या मिल्क ऑफ लाइम है। तो चीजें ध्यान रखो कि मिल्कीनेस से लाइम वाटर रिलेटेड है, और अब जो अगला पढ़ने जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर, उससे मिल्क ऑफ लाइम रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि milk of lime reacts with chlorine to form hypochlorite, a constituent of bleaching powder। तो देखो ये एकदम सिंपल रिएक्शन, कोई नया रिएक्शन नहीं है। अगर तुम्हें याद हो, जैसे मैंने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया था, तो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में पढ़ाया था कि NaOH, मैंने सीधे सीधे ऐसा पढ़ाया था, मैंने सीधे सीधे पढ़ाया था Cl2 plus NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट, यस। तो ये क्या दे रहा था, मैंने बताया था कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, नॉन मेटल्स लाइक हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन विद NaOH। तो इसने क्या दिया था, इसने दिया था NaCl प्लस NaOCl, मतलब क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। उसी तरह से अगर क्लोरीन को, अब ध्यान देना यहां पे, अगर क्लोरीन को मिल्क ऑफ लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ लाइम बोला गया है, मिल्क ऑफ लाइम से पास कराया जाएगा, तो ये वही देगा, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। मतलब क्या, हाइपोक्लोराइट एनायन क्या होता है, हाइपोक्लोराइट एनायन होता है OClO माइनस, मतलब ClO माइनस। हाइपोक्लोराइट एनायन इज व्हाट, हाइपोक्लोराइट एनायन इज ClO माइनस ना, हाइपोक्लोराइट एनायन इज ClO माइनस, समझे क्या। तो वही चीज आएगा, क्लोराइड आएगा, मतलब क्या, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ClO माइनस का होल स्क्वायर, समझे क्या। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मिक्सचर होता है, ये जो पूरा मिक्सचर होता है, इस पूरे मिक्सचर को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। दिस मिक्सचर इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, समझे क्या। क्यों इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, चलो पहले मैं नाम लिख देता हूं, तो ये क्या है, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, and this is calcium hypochlorite, समझे क्या, राइट। एंड इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोला गया है ब्लीचिंग पाउडर, यस। क्यों इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला गया है, अगर याद हो, जब मैं रिडॉक्स पढ़ा रहा था, मैंने रिडॉक्स में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या बताया था, रिडॉक्स में ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला बताया था Ca+2 Cl- एंड ClO-, ये बताया था ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली ये होता है, ब्लीचिंग पाउडर हैज गॉट 2 anions, ब्लीचिंग पाउडर हैज गॉट 2 anions, Cl- एंड ClO-, 2 anions होते हैं। जब मैं रिडॉक्स पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर हैज गॉट 2 anions, Cl- 1 एंड ClO-। ClO- में क्लोरीन क्या होता है, ClO- में क्लोरीन +1 होता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हैज गॉट क्लोरीन -1 एंड ClO-, जिसमें क्लोरीन क्या होता है +1, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन। ये मैंने रिडॉक्स में पढ़ाया था, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, रिडॉक्स में पढ़ाई थी ये बात, समझे क्या। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी में लिख दिया है, एनसीईआरटी में लिख दिया कि ये जो मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये जो मिक्सचर कहां से आया है,
क्लोरीन प्लस मिल्क ऑफ लाइम से आया ये मिक्सचर। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो मिक्सचर है इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जा रहा है। अब सवाल ये कि अगर ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे हो गया, तो देखो ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे हो गया, सेम चीज है। हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, Ca+2 Cl माइनस, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज व्हाट, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। फिर हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, CaClO माइनस का होल ट्वाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज कैल्शियम +2 Cl माइनस। ऐड करो जरा इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कैल्शियम +2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ClO माइनस। 2 यहां से कॉमन ले ले, 2 यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, Ca+2, यहां से पूरा 2 कॉमन ले लो, कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया Ca+2, ये लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो ये आ गया Ca+2 प्लस 2 तो कॉमन निकालिए ना, Cl माइनस एंड ClO माइनस, तो क्या बचाइए, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस एंड ClO माइनस, which is 2 टाइम्स ऑफ CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये फॉर्मूला बताया था, तो वही आ गया ना, वही आ गया ना। 2 तरह के एनायंस, एक में Cl-1 और एक में Cl कितना, एक में Cl+1, समझे क्या, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, राइट। तो ये चीज पे ध्यान दो कि क्लोरीन प्लस मिल्क ऑफ लाइम इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जैसे NaOH के साथ था, कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ दे रहा था सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसी तरह से क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये जो मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो मिक्सचर है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, समझे क्या। फिर मैंने ब्लीचिंग पाउडर बारे में बताया, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है एक्चुअली, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम +2 कैटायन और 2 तरह के एनायंस होते हैं, Cl- एंड ClO-, 2 एनायंस, Cl-1 एंड ClO-, हाइपोक्लोराइट एनायन। और इस हाइपोक्लोराइट एनायन के पास क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन +1 होता है, समझे क्या, दिस हाइपोक्लोराइट एनायन हैज क्लोरीन +1, समझे क्या, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हैज गॉट Cl-1 एंड ClO-, जिसमें क्लोरीन क्या है, +1 है, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन। तो वही मैंने प्रूव किया है कि इस पूरे मिक्सचर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं, तो मैंने अलग अलग लिख लिया, CaCl2 को अलग अलग लिखा, Ca+2 Cl-, CaClO- के होल स्क्वायर को, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को अलग अलग लिख लिया, Ca+2 2 हाइपोक्लोराइड, फिर ऐड कर दिया इनको, तो 2 कैल्शियम एक साथ हो गए, 2 क्लोराइड हो गए और 2 हाइपोक्लोराइड हो गए, 2 कॉमन निकाल लिया, तो Ca+2 Cl-, ClO- आ गया ब्लीचिंग पाउडर, मतलब दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, समझेगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बात समझे क्या, समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है, राइट। सो ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये पूरा जो मिक्सचर है इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला गया है, इस पूरे मिक्सचर को ब्लीचिंग पाउडर बोला गया है। तो यूजेस देख लो, यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल, मोर्टार, राइट, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग एक्शन, ग्लास मेकिंग, टैनिंग इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, समझे क्या। देन कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स लाइक लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, मार्बल हो गया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू स्लेक लाइम, अभी पढ़ा हमने, और बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड, देख सकते हो, बाय पासिंग CO2 थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3 क्या देगा, CaCO3 प्लस 2NaCl। Excess of carbon dioxide should be avoided because this leads to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate, पढ़ लिया हमने। Calcium carbonate is a white fluffy powder almost insoluble in water, तभी मिल्कीनेस हो जाता है। When heated about 1200 Kelvin decomposes to give quick lime and CO2, ये हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्विक लाइम में भी, ठीक है। देन उसके बाद इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, ये पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है, ये वही सेम चीज है जो हमने आयनिक में पढ़ा है। क्या बता रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 - 2 प्लस क्या
H प्लस, ये क्या देगा HCO3 माइनस, एंड देन HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ये क्या देगा H2CO3। वही सेम रिएक्शन है, नया नहीं है। तो ये बेस है ना और ये एसिड है। ये एम्फोटेरिक होता है मगर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दिस विल एक्ट एज अ बेस, और ये एसिड आयनिक में पढ़ा हुआ है ना हमने। तो ये क्या हो गया, दिस विल सीधे सीधे दिस विल गिव CO3 माइनस 2 प्लस क्या 2HCl विल गिव H2CO3 प्लस 2Cl माइनस, और यहां पे हम लोग कैल्शियम ऐड कर देंगे तो फिर यहां पे भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऐड हो जाएगा प्लस 2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया H2CO3 प्लस CaCl2, है कि नहीं। Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस क्या होगा, CaCl2 होगा ना। तो वही रिएक्शन है, कुछ नया रिएक्शन थोड़ी है, जो मैंने आयनिक को पढ़ाया वही चीज है। देखो CaCO3 प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहां पे देखा ना हमने यहां पे देखा कि ये क्या है, ये CaCl2 है, दिस इज CaCl2, and this H2CO3 will exist as what, H2O plus CO2। आयनिक का ही रिएक्शन है, कुछ नया रिएक्शन थोड़ी है, वही एसिड बेस वाला आयनिक का रिएक्शन जो मैंने ब्रॉन्सन में पढ़ाया था, समझे क्या। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, H2CO3 प्लस CaCl2, मतलब H2CO3 will exist as H2O plus CO2। बात समझे, राइट। तो ये वही चीज दी गई है, आयनिक का रिएक्शन है, कोई भी नया रिएक्शन नहीं है। तो CaCO3 प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 क्या देगा, CaSO4 प्लस H2CO3, समझे क्या, राइट। बाकी ये यूजेस देख लो, बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, हमें पता है मार्बल, मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइन। कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन, हमने देखा था। Specially precipitated CaCO3 is extensively used in the manufacture of high quality paper। Uses देख लो, uses important है, ठीक है। It is also used as an anti-acid, क्योंकि मतलब एसिडिक नेचर को नलिफाई करने के लिए। Mild abrasive in toothpaste, constant of chewing gum and a filler in cosmetics, समझे क्या। Then calcium sulfate, plaster of Paris, calcium sulfate and plaster of Paris, जिप्सम वगैरह ये सब दिखने वाले हम लोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये मैंने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया हुआ है, मैंने जिप्सम बताया था। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है, हीट कर देंगे तो हेमीहाइड्रेट फॉर्म आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सो इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम CaSO4.2H2O इज हीटेड टू 393 केल्विन। तो ये हीटिंग इफेक्ट मैंने पूरा लिखवाया हुआ है, तो हीटिंग इफेक्ट से तुम लोग इसको रेफर कर सकते हो। तो ये जिप्सम है, इसको हीट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, ठीक है। एट what 393 Kelvin, at 393 Kelvin above 393 Kelvin no water crystallization is left and anhydrous CaSO4 is obtained, this is known as dead burnt plaster। मतलब क्या, मतलब ये कहा जा रहा है हमारे पास जो जिप्सम है CaSO4.2H2O, इसको हीट करो 393 केल्विन पे तो क्या देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जब हाथ टूट जाता है जो प्लास्टर चढ़ता है हाथ में, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद इसको हीट कर दो एट टेम्परेचर मोर देन 393 केल्विन, व्हेन हीटेड एट टेम्परेचर मोर देन 393 केल्विन तो ये देगा CaSO4 दे देगा, ये CaSO4, इसको बोलते हैं डेड प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर बोला जाता है इसको, प्लस ऑब्वियसली हाफ H2O, समझे क्या। तो वही चीज बताई गई इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो ये मैंने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया हुआ था ये, राइट। तो ये देख लो एक बार कि इट हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ setting with water or mixing with adequate quantity of water, it forms plastic mass and gets into a hard solid in 5 to 15 minutes। डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं। फिर यूजेस देख लो जरा एक बार, यूजेस। The largest use of plaster of Paris is in the building industry as well as plasters. It is used for immobilizing the affected part of organ where there is a bone fracture or sprain. It is also employed in dentistry, मतलब नकली दांत बनाने के लिए, ornamental work and making casts of statues and bus, ठीक है। देन सीमेंट, ये अपने आप से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से पढ़ना है इसको।
मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लो अपने आप से, रीड। जेई वाले इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़े, क्योंकि जेई में से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नीट में भी आता है मगर जेई में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो जेई वाले ध्यान से पढ़े, एकदम थ्योरी वाला पार्ट है, राइट। तो ये पढ़ लो एक बार, जस्ट रीड इट वंस। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन निकलते तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये सब जो दिया गया है, ये सारी चीजें, ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट वगैरह सब दिया गया, सब पढ़ लो एक बार अपने आप से, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो जैसे मैंने ग्रुप 1 में पढ़ाया था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वैसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो अडल्ट बॉडी कंटेन्स 25 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, मतलब हमारे बॉडी में मैग्नीशियम ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर, मतलब कैल्शियम सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, और फिर क्या, कॉपर हमारे बॉडी में। और ग्रुप 1 वालों को भी यहाँ पे लगा देना, टिका देना यहाँ पे, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज 200 to 300 mg। अब देखो, ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन द फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस, द मेन पिगमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स इज क्लोरोफिल विच कंटेन्स मैग्नीशियम, दूसरा इंपॉर्टेंस मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद क्लोरोफिल। देन तीसरा इंपॉर्टेंस, अबाउट 99% ऑफ द बॉडी इज कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, interneuronal transmission, cell membrane integrity, blood coagulation. The calcium concentration is in plasma, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कंसेंट्रेशन प्लाज्मा, ये एनटीए कुछ भी निकाल के पूछ लेगा, एड़े लोग एकदम से कुछ भी पूछते हैं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए और नीट के लिए। कैल्शियम कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा इज 100 mg per liter, is maintained by 2 hormones, calcium concentration maintained by 2 hormones, calcitonin and parathyroid hormone, ठीक है। फिर उसके बाद ये देख लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू यू नो दैट बोन इज नॉट इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस बट इट इज कंटिन्यूअसली solubilized and redeposited to the extent of 400 mg per day in man. All this calcium passes through plasma. समझेगा? तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लो, राइट। तो एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा दिया, अब ओबी में चलते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी है हमें, लास्ट की 2-3 चीजें देखनी है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, राइट। वो 2-3 रिएक्शन के चार्ट्स हैं, ये वाला चार्ट देख लेना, ये देख लेते हैं एक बार, कैल्शियम के रिएक्शन का चार्ट है ये। मैंने जो जो पढ़ा है वो सब पढ़ना पड़ेगा। देखो, जैसे क्विक लाइम प्लस NaOH क्या देता है, सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH, गुड एड्सॉर्बेंट फॉर अ नंबर ऑफ गैसेस। क्विक लाइम प्लस कोक कर दोगे, मतलब CaO प्लस कोक कर दोगे तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, क्विक लाइम प्लस कोक, कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO आ जाएगा। फिर कल ही पढ़ा था, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाला तो एसिटिलीन दे देगा, कैल्शियम कार्बाइड से नाइट्रोजन पास किया तो नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर आएगा, और नाइट्रोलिम पूरे के पूरे नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर में पानी डाला तो अमोनिया आएगा। कल मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनवाया था, उसमें एक बार जब हम लोग पानी डाल रहे थे तो कहीं ना कहीं जाके गैस CO में डी गैस अमोनिया था, समझे क्या? तो नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर में पानी डालोगे तो वन ऑफ द गैस विल बी अमोनिया अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ CO2 को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्विक लाइम में अगर पानी डाल दिया तो स्लेक लाइम आ जाएगा, राइट। स्लेक लाइम से हमें लाइम वाटर मिल जाएगा फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2। स्लेक लाइम में Cl2 डाल दोगे तो ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, ये पूरा बता दिया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, मतलब CaOCl2 जो एक्चुअली है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है Ca+2 Cl- एंड ClO-, इसको कंबाइन करके लिखा गया तो ये हो गया CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। बाकी दो तरह के क्लोरीन है, एक क्लोरीन -1 है और एक क्लोरीन क्या है, +1 है, दो तरह के क्लोरीन है, समझे क्या? फिर उसी तरह से स्लेक लाइम में सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो कॉस्टिक सोडा आ जाएगा, सॉल्वे प्रोसेस में देखा था हमने ये। स्लेक लाइम में Na2CO3 डालोगे तो कॉस्टिक सोडा आएगा, सॉल्वे प्रोसेस। स्लेक लाइम में SiO2 डालोगे तो हमारे पास मोर्टार आ जाएगा, बिल्डिंग मटीरियल, समझे क्या? उसी तरह से स्लेक लाइम विल गिव मिल्क ऑफ लाइम, जो व्हाइट वॉशिंग, जो पुताई होती है, व्हाइट वॉशिंग पेंट जो होता है, चूने की पुताई जो होती है। इट ऑल्सो गिव्स लाइम वाटर, स्लेक लाइम इन वाटर गिव्स लाइम वाटर। स्लेक लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम का कोई भी कंपाउंड डाल दोगे अमोनिया आ जाएगा। हमने कल ही देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने कल यहाँ पे यही देखा था ना कि कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रोलिम जो था CaCN2 प्लस कार्बन
इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने यहां पे कल जो मैंने बताया था, कल इसमें हमने देखा था जब हमने इसमें वाटर पास किया था, वाटर डाला तो क्या दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा था प्लस यूरिया दे रहा था। कल देखा था ना हमने, वाटर डाला था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया था प्लस यूरिया आया था, NH2CONH2 है कि नहीं, NH2CONH2 राइट। और फिर यूरिया से हमने CO2 और अमोनिया गैस को इवॉल्व करवाया था, यस नॉट, यूरिया से हमने CO2 प्लस अमोनिया को इवॉल्व करवाया था, याद है ना, राइट। यूरिया में पानी डाल के यहां पे भी पानी डाल दिया था तो CO2 प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व हुआ था, राइट। मैंने कल पूरा फ्लो चार्ट लिखवाया था, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो स्लेक लाइम में कोई भी अमोनियम कंपाउंड डाल दोगे तो हमेशा क्या आएगा, अमोनिया गैस इवॉल्व होता है, समझेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये देख सकते हो, ये वाला पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए, लाइमस्टोन को हीट कर दिया, क्विक लाइम आएगा, क्विक लाइम को पानी में डाला तो स्लेक लाइम, स्लेक लाइम सस्पेंडेड इन वाटर, सस्पेंशन को बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। फिर जो क्लियर सोल्यूशन आता है उसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, समझे क्या। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद एक और चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैग्नीशियम का एक बार देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये देख लो जरा, this suspension of magnesium hydroxide in water is used in medicines as an antacid under the name milk of magnesia। मतलब सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, समझे क्या, बिकॉज एंड इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, मतलब जो इनो होता है ना उसमें यही सब होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ये देख लेना, रीड कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना। कैल्शियम वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम वाला चार्ट जो मैंने पढ़ाया ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम वाला चार्ट, ये चीज और ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है, ओपी टंडन से जो मैं गो थ्रू करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हीटिंग ऑफ जिप्सम वाला, ऑल्दो ये हमने हीटिंग इफेक्ट में लिखा है, रीड कर लो, हीटिंग इफेक्ट सही है, देख सकते हो। जिप्सम मैंने हीटिंग इफेक्ट में ये पूरा पढ़ाया हुआ है। जिप्सम मोनोक्लिनिक फॉर्म, हीट कर दिया तो ऑर्थोरॉम्बिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, पहले मोनोक्लिनिक फॉर्म चेंज होता है ऑर्थोरॉम्बिक फॉर्म में, फिर हीट किया 120 डिग्री सेल्सियस पे तो मतलब 393 केल्विन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा। हीट किया 200 डिग्री सेल्सियस पे तो एनहाइड्रस पाउडर दे देता है। स्ट्रांगली हीट कर दिया तो CaO प्लस CO2 प्लस SO2 प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये वाला रिएक्शन एक देख लो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी ऐसा पूछ लेते हैं। ओपी टंडन से जो बता रहा हूं बस वही पढ़ना है। ये वाला रिएक्शन देख लो कि कैल्शियम सल्फेट, ये एनहाइड्रस पाउडर कैल्शियम सल्फेट बर्न प्लास्टर व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन गिव्स कैल्शियम सल्फाइड प्लस CO, समझे क्या। फिर कैल्शियम सल्फेट प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम सल्फेट, ये अ सस्पेंशन ऑफ जिप्सम सैचुरेटेड विद अमोनिया इट फॉर्म्स अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, कैल्शियम सल्फेट प्लस कोक गिव्स कैल्शियम सल्फाइड। ओपी टंडन से जितना बता रहा हूं बस वही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद ये वाला चार्ट देख लो एक बार, यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। बेराइट्स हीटेड विथ कार्बन बेरियम सल्फाइड, जैसे कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन क्या दे रहा था, कैल्शियम सल्फाइड दे रहा था, उसी तरह बेराइट्स बेरियम सल्फेट प्लस हीटेड विथ कार्बन बेरियम सल्फाइड प्लस Na2CO3 बेरियम कार्बोनेट, समझे क्या, मतलब ये सब देख लेना। फिर बेरियम सल्फाइड प्लस जिंक ZnSO4 लिथोपोन, ये इंपॉर्टेंट है, लिथोपोन इज व्हाट, BaSO4 प्लस ZnS, समझे क्या, राइट। बस इसको रीड कर लेना एक बार, रीड। नीट के लिए नहीं है, ओनली फॉर जेई, नीट वालों का टॉपिक खत्म हो गया, ये नीट वालों को नहीं पढ़ना है, नीट वालों को बस ये देखना है और लिथोपोन देख लेना मैक्सिमम, ज्यादा नहीं देखना है नीट वालों को। ये वाला एक्स्ट्रा जो है थोड़ा जेई वालों को देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो एस ब्लॉक इज ओवर, थैंक यू। अच्छा जेई वाले ये भी देख लो जरा एक बार, नीट का हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ये क्या दे रहा है, ये BaClO3
होल ट्वाइस प्लस BaCl2 दे रहा है, BaClO3 होल ट्वाइस क्या है, बेरियम क्लोरेट है, दिस इज बेरियम क्लोरेट, ये बेरियम क्लोरेट है, Cl3 माइनस है ना, Cl3 माइनस है ना, बेरियम क्लोरेट है ये। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देखा था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आया था, समझे क्या। नीट वालों को हो गए, नीट वाले लेक्चर बंद कर सकते हैं, मैं जेई वालों को थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो बेराइट्स कार्बन साथ हीट किया तो बेरियम सल्फाइड आ गया, बेरियम सल्फाइड प्लस ZnSO4 लिथोपोन आ गया, बेरियम सल्फाइड प्लस वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन क्या दे देगा, बेरियम क्लोरेट दे देगा, बेरियम क्लोरेट प्लस BaCl2, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 बेरियम नाइट्रेट आ जाएगा, समझे क्या। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, राइट। बेरियम कार्बोनेट जो आया है, बेरियम सल्फाइड प्लस Na2CO3 बेरियम कार्बोनेट आया, बेरियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे, कार्बोनेट हीट करोगे तो बेरियम ऑक्साइड आएगा, बेरियम ऑक्साइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हीट करोगे तो पर ऑक्साइड देगा, स्ट्रांगली हीट करोगे तो बेरियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दे देगा, बेरियम पर ऑक्साइड प्लस H3PO4, पढ़ लिया हमने H2O2 को प्रिपरेशन में, किसी भी पर ऑक्साइड को एसिड साथ रिएक्ट कराओगे तो H2O2 आता है, समझे क्या, राइट। फिर उसी तरह बेरियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, बेरियम कार्बोनेट को विद एसिटिक एसिड बेरियम एसिटेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट येलो कलर का होता है, ठीक है। बेरियम कार्बोनेट प्लस HCl BaCl2.2H2O, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर बेरियम सल्फाइड प्लस हीटिंग विद बेरियम सल्फेट BaO दे देगा, बेरियम सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट क्या देगा, BaO प्लस SO2, समझे क्या, राइट। तो यही सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। बेराइट्स प्लस BaSO4 हीटेड विद CaCl2, ये देख लो जरा, BaSO4 प्लस CaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस CaS प्लस CO, ठीक है। तो फटाफट से एक बार जल्दी से फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेराइट प्लस कार्बन बेरियम सल्फाइड प्लस Na2CO3 बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट को हीट किया तो बेरियम ऑक्साइड प्लस वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम ऑक्साइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया तो पर ऑक्साइड को एसिड रिएक्ट कराया तो H2O2, पर ऑक्साइड को स्ट्रांगली हीट किया तो ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बेरियम कार्बोनेट को विद स्टीम हीट किया तो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, अभी बताया अलग सा रिएक्शन होता है, बेरियम क्लोरेट आता है। फिर बेरियम सल्फाइड प्लस ZnSO4 लिथोपोन दे देगा, BaSO4 प्लस ZnS, राइट। बेरियम कार्बोनेट प्लस HNO3 बेरियम नाइट्रेट दे देगा, बेरियम कार्बोनेट प्लस HCl BaCl2.2H2O दे देगा, ठीक। फिर उसके बाद बेरियम सल्फाइड प्लस BaSO4 विल गिव व्हाट, विल गिव बेरियम ऑक्साइड, बस देख लो एक बार जल्दी से, सिंपल है, हो गया, राइट। और फिर एक बार ये देख लो, यूजेस देख लो कि बेरियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट फॉर ऑर्गेनिक बेसिस लाइक पायरिडीन, प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में यूज होता है, थर्माइट प्रोसेस में बेरियम पर ऑक्साइड थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब पढ़ लो एक बार इसको, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।